कि हमें अपने आप को कभी भी सर दूसरे से कम नहीं समझना चाहिए। चाहे कोई, हमें लगता है कई बार कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसको सिर्फ टॉपर से क्लियर कर सकते हैं, हम एवरेज स्टूडेंट क्लियर नहीं कर सकते। क्योंकि सर मैं खुद अपने कॉलेज लाइफ में एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक खासियत है सर कि इसमें चाहे टॉपर हो चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, सभी समान रहते हैं और सफलता उसी को मिलेगा जो सही डायरेक्शन में मेहनत करे। तो बस वही मेहनत करने की जरूरत है सही डायरेक्शन में, और बिल्कुल सभी अचीव कर सकते हैं सर। जी नीरज, सबसे पहले आपके बारे में बताइए, आपका इंट्रोडक्शन जो है। सर मेरा नाम नीरज साहू है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैंने अपने ग्रेजुएशन स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग IGKB रायपुर से किया है, और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था सर। क्या बात है, आपके IGKV में से ही टॉपर है और उनका भी पहला अटेम्प्ट है। क्या बात क्या हो हाँ रही है, सर। आपके छत्तीसगढ़ रायपुर वाले पूरी धूम मचा रहे हैं इस बार, है। जी जी सर, बिल्कुल मुझे भी पता चला सर ये बात। जी, तो आप जो है अभी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। आप जो आपने ग्रेजुएशन लेटेस्ट की है, तो इसकी आपकी स्ट्रेटजी प्लानिंग आपकी क्या रही? आपने ग्रेजुएशन कौन से स्ट्रीम से की थी? सर मेरा ग्रेजुएशन तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से है। ओके, एलाइड से है। जी। जी, तो जो आपका ग्रेजुएशन एलाइड से था, तो आपने कब प्लान किया और क्या आपकी स्ट्रेटजी थी, वो पूरा आप शेयर कीजिए, अपनी स्ट्रेटजी शेयर कीजिए। यस सर। सर इसके इस एग्ज़ाम के बारे में मुझे थर्ड ईयर में ही पता चला था कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का कुछ एग्ज़ाम होता है, और इसको एग्रीकल्चर के अलावा जो एलाइड सेक्टर वाले जैसे हैं हम लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले, तो हम इस एग्ज़ाम में मतलब हम इसको दिला सकते हैं इस एग्ज़ाम को। तो थर्ड ईयर में इसके बारे में पता चला, और फोर्थ ईयर से सर मैं प्री का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि उससे पहले मैंने अपने सीनियर से काफ़ी इसके बारे में जानकारी लिया, और वीडियोस भी यूट्यूब में काफ़ी अवेलेबल हैं सर, तो मैं उनको देखा करता था। और गुरुकुल एग्रीकल्चर के भी काफ़ी वीडियोस मैंने देखे थे। एक टॉपर का वीडियो मैंने देखा था सर, जो खुद ऑलरेडी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था। तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अगर ये कर सकते हैं तो बिल्कुल हम भी क्लियर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सर। मैंने प्री का प्रिपरेशन तो फोर्थ ईयर से स्टार्ट कर दिया था, बट मेंस का प्रिपरेशन मेरे ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट हुआ। ओके, तो और जी मैंने कोई जी 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 जी, बोलिए बोलिए। तो फिर सर मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने नेट में काफ़ी कुछ सिलेबस के बारे में पहले पता किया। पिछले 5 साल के क्वेश्चंस पेपर देखें कि क्वेश्चन किस पैटर्न में आ रहे हैं। तो इससे एक चीज़ मेरा क्लियर हुआ सर। मुझे शुरू में एक चीज़ डर लगता था कि मैं तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, और ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते होंगे इसमें, तो फिर मैं कैसे क्लियर कर पाऊंगा। तो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद सर मेरा ये क्लियर हुआ कि नहीं, क्वेश्चन इसमें एग्रीकल्चर के ज़्यादा डीप नहीं आते हैं, और मतलब बेसिक ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर्स और जो स्कीम्स के क्वेश्चन हैं, इसको तो ये तो सभी के लिए सेम है। जी तो कहीं ना कहीं आपका ये करंट वगैरह को देख के कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मतलब सबके लिए सेम है। और जी सर। जैसा आपने बिल्कुल सही बोला जी कि कुछ सब्जेक्ट में वो बिल्कुल डेप्थ में पूछ लेगा, कुछ सब्जेक्ट में बिल्कुल ही लाइट जो होता है वो पूछ लेगा, है ना। यस सर। जी, तो नीरज, आप एलाइड सेक्टर से थे, और जो स्टूडेंट होते हैं जो एलाइड सेक्टर से होते हैं, उसके लिए मतलब आप कैसे बोलोगे, आपने डेली आपका रूटीन क्या रहा, और आपने शुरू कब किया था, और कौन से सब्जेक्ट से शुरू किया था, और कैसे कैसे इस सभी डाटा को आपने याद किया, और कितना मतलब आपका स्कोर रहा, और फाइनली पूरा इसके बारे में जो है इसको थोड़ा एलेबोरेट कीजिए। जी सर, प्रिपरेशन तो मेन प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया, हम्म और गुरुकुल एग्री के बारे में मुझे मेरे सीनियर से पता चला था कि हाँ इसके कोर्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, कंटेंट सही हैं। हम्म और मैं वीडियोस भी देखा करता था गुरुकुल एग्री के, और फिर उसके बाद मैंने डेमो वीडियो से स्टार्ट किया था। हम्म आपका एक एनिमल हस्बेंड्री का डेमो वीडियो था सर, हम्म तो वो मैंने देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा वीडियो। हम्म तो मुझे लगा कि ये कोर्स परचेस करना चाहिए, हम्म और उसके बाद मैंने कोर्स परचेस किया। ओके। तो मेरा उसके बाद सर मैंने अपने लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लिया था, हम्म और उस टाइम टेबल के हिसाब से मैं चलने लगा। हम्म और मैंने अपने सर पूरा जो एक एक दिन का टाइमिंग होता है उसको 4 स्लॉट में मैंने डिवाइड कर लिया था। ओके सुबह का, दोपहर का, शाम का और रात का। ओके। तो मॉर्निंग के टाइम में सर मैं सबसे पहले उठते ही फ्रेश होने के बाद मैं इंग्लिश के द हिंदू एडिटोरियल पढ़ता था।
ओके। और उसके बाद सर मैं 10 वोकैब याद किया करता था। ठीक है। और उसके बाद सर मैं मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करता था। हम्म। और देन फिर मैं दोपहर को सर गुरुकुल एग्रीकल्चर के वीडियोस देखता था। हम्म। पीडीएफ जो आप प्रोवाइड करते थे उस पीडीएफ को मैं पढ़ता था। हम्म। और उसके बाद फिर सर 10 से 20 क्विज रहते हैं नीचे, उस क्विज को हम्म। मैं सॉल्व करता था, तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी उससे बूस्ट होता था। ओके। तो आप सुबह प्री करते थे, दोपहर के बाद जो आपके 2 स्लॉट थे उसमें आप मेंस का करते जी। थे। ओके। यस और सर। और रिवीजन की आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, आपने रिवीजन कैसे किया? और हाँ सर, रिवीजन तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके भी जो मैं स्ट्रेटजी कैसे रहनी चाहिए आपके वीडियोस में देखता था, तो आप भी हम्म। उसमें खुद बताते थे कि रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप चाहे कितने भी मॉड्यूल पढ़ लें, उसका कोई मतलब नहीं है। हम्म। तो मैं वीक में एक दिन लिया था, संडे को मैं जी नीरज, आपकी जो वॉइस, मेरे ख्याल से आपके नेटवर्क का इशू होगा अभी। जी। 1-2 सेकंड में ये दोबारा चल जाएगा। जी, आपकी हाँ सर, थोड़ा बैंडविड्थ। सा अब आ गया जी होगा जी, सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा 1 मिनट वेट करते हैं। 1 सेकंड का ये चल जाएगा। जी, अगर आपकी आवाज आपकी आ रही है ना तो आप बोलते रहिए। हाँ सर, आवाज़ तो आपकी मुझे क्लियर आ रही है। बस ठीक है, आप बोलते रहिए, वीडियो का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप बोलना जी। कंटिन्यू रखिए, ठीक है। जी। तो सर जैसे कि मैंने बताया, मैं टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करने लगा। हम्म। और डेली मैं अपने लिए सर एक टारगेट फिक्स करता था कि हाँ, आज मुझे इतने मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं। हम्म। मुझे प्री के लिए मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मुझे हम्म। इतने टेस्ट देने हैं। तो हम्म। मैं डेली टारगेट फिक्स करता था और पूरी कोशिश करता था कि मैं उस टारगेट को आज अचीव कर सकूं। ओके। तो उससे धीरे धीरे सर मेरा तैयारी होते गया। और ठीक है। टेस्ट सीरीज में भी नंबर अगर ठीक ठाक मिलते थे तो थोड़ा सा उससे कॉन्फिडेंस मिल जाता था सर। कितना नंबर आता था आपका टेस्ट सीरीज में? प्री और मेंस का आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था या प्री का ही किया, मतलब प्री का ही था? सर मैंने प्री का टेस्ट सीरीज जो फ्री टेस्ट अवेलेबल रहते सर, मॉक टेस्ट, उसको मैं दिया था, मैंने कहीं से परचेस नहीं किया था। ओके। और मेंस के लिए सर मैं गुरुकुल एग्री के भी जो टेस्ट सीरीज को मैं उस परचेस किया था। हम्म। और मैं उसको सॉल्व करता था सर। कितना आपका स्कोर रहता था और उसमें एक्यूरेसी वगैरह मेंटेन जो है, जैसे कि क्या रहता है ना कि आपके नंबर कितने थे मेंस में? सर मेरे मेंस में 37.75 नंबर थे। हाँ, आपका कॉल आया था, मेरे को याद आ गया, आपका कॉल आया जी। था, है ना? और उस जी टाइम सर, पे, मैंने जी जी, मेरे को याद आया। हाँ, तो आपका जो इंटरव्यू में मार्क्स कितने रहे? इंटरव्यू में मेरे 14 मार्क्स थे सर। इंटरव्यू आपका अच्छा था, इंटरव्यू आपका जी। अच्छा गया, है ना? तो इंटरव्यू के बारे में भी बात करेंगे, आपका इंटरव्यू में पूरा जी। एक्सपीरियंस यहाँ पे जानेंगे। तो पहले जी जो सर। है आपकी जो स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेटजी में आप मेंस का पूरा बता रहे हो, तो मेंस में जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में थोड़ा आप मैसेज कोई देना चाहोगे जो स्टूडेंट, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेशर होके एलाइड सेक्टर से आपने जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, स्कोर बहुत अच्छा था जी। आपका, और इवन इंटरव्यू भी आपका अच्छा रहा है, अच्छा स्कोर रहा है। यस सर। तो इसमें यस आप सर। थोड़ा एलाइड सेक्टर वालों को कोई ऐसा मैसेज या कैसे याद करे, या थोड़ा। एलाइड सेक्टर वालों के लिए तो यही कहूंगा सर कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल डर डर तो सबको लगता है कि मेन एग्रीकल्चर बेसिस पे है, हम तो कोई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले हैं या फिर डेयरी वाले हैं। बट इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। जैसे सर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट भी में, तो वो हमारे लिए समझना हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता है। दूसरा एक सॉइल साइंस सब्जेक्ट है। तो सॉइल साइंस के लिए हमारे ग्रेजुएशन में भी एक सब्जेक्ट है सर, सॉइल मैकेनिक्स। तो उससे वो काफी रिलेट हो रहा था, तो उसको पढ़ने में आसानी होती थी। और शुरू में तो सर मुझे एग्रोनॉमी के भी, जैसे क्रॉप्स के नेम है, साइंटिफिक नेम है, वैरायटीज, ये सब चीजें याद नहीं होती थी। तो कई बार मुझे डिमोटिवेट भी मैं फील हो जाता था कि ये सब चीजें याद नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं कैसे क्लियर कर पाऊंगा। हम्म। तो फिर धीरे धीरे मैं उसके लिए प्रैक्टिस करने लगा। जब भी मैं खाली होता था तो अपने फोन में नोट्स के फोटो खींच के रख लिया करता था। और हम्म। खाली टाइम में मैं उसको रिकॉल करते रहता था कि इस क्रॉप की ये वैरायटी होगी, इसका साइंटिफिक नेम ये है। बीट्स के बारे में पढ़ा करता था। तो धीरे धीरे जैसे मैंने सर टेस्ट दिया और प्रैक्टिस किया, तो हम्म। ऑटोमेटिक मुझको नेम्स याद होने स्टार्ट हो गए। हम्म। ठीक है। तो आपका वही प्रैक्टिस और रिवीजन से ही दूसरे सब्जेक्ट स्ट्रांग हुए। जी।
और आपने इसमें जो है प्रिंट आउट तो फिर नहीं लिए थे या प्रिंट आउट इसमें थे आपके पास या हैंड रिटन सर नोट्स बनाए थे? सर प्रिंट आउट अवेलेबल थे, जी। क्योंकि सर 4 से ज़्यादा पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम होता था, तो इसलिए मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिए थे उससे। प्रिंट आउट आपने ले लिए थे, ठीक है। तो प्रिंट जी। आउट से आपने वही जो पेज पे खाली जगह रहती है वो आपके बहुत काम आई होगी। यस सर, उसमें मैं अपने पूरे नोट्स बनाया करता था। हाँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को उसमें ये लगता है कि सर एक पेज में अपने 5 ही लाइनें लिखी हैं। एक्चुअल में वो लिखी इसीलिए होती हैं कि बाकी का जो डेटा है वहाँ व यहाँ पे आप नोट कर लो। जी, जी। हाँ, ताकि आपका पूरा यूटिलाइज़ हो सके, आपको कहीं और मतलब ना जाना पड़े, इसलिए स्पेस छोड़ा होता है। यस सर। तो जी, तो आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होने के जो बावजूद आपने इंजीनियरिंग वगैरह का प्रिपरेशन मतलब इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हुआ, ये सब किया या इसका पढ़ा ही नहीं आपने बिल्कुल भी? नहीं सर, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट भी मुझे पढ़ना पड़ा, क्योंकि ये जो इस एग्जाम का पैटर्न काफ़ी अलग है, और ग्रेजुएशन में जो हम पढ़ते हैं वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप होता है सर। इसमें थोड़ा सा डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन एएफओ में ज़्यादा है, ओके, तो इसलिए मुझे इसके लिए भी काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ा। मैं ठीक इसके है, डेटाज याद किया करता था, ठीक और है। जैसे कोई इम्प्लीमेंट्स हैं तो गवर्नमेंट इस इम्प्लीमेंट के लिए कितना परसेंट सब्सिडी दे रही है, इस कोई भी मशीन है उसका वर्किंग आवर कितना होता है, ये सब चीज़ें याद करना पड़ता था। ठीक है। तो आपको मतलब आपने वीडियो देखे थे या सिर्फ़ प्रिंट आउट करके नोट्स है उसे पढ़ा था आपने? सर मैं तीनों काम करता था। मैं सबसे पहले वीडियोस देखता था, वीडियोस हुँ, देखने के बाद मैं आपके प्रिंट आउट है उससे पढ़ा करता था, और हुँ। उसके बाद सर मैं क्विज सॉल्व किया करता था। ओके, तो तीनों चीज़ ही आप पहले वीडियो फिर पीडीएफ फिर क्विज़ में जा रहे थे। जी, जी। ओके, ठीक है। तो एस्पिरेंट मतलब आपके लिए कोई ऐसा इंस्पिरेशनल पर्सन हो जिससे आपको मोटिवेशन मिला हो कि हाँ, मेरे को करना है या मतलब कुछ ऐसा आपके जैसे घर में फैमिली मेंबर्स होते हैं, है ना? तो ऐसा कोई आपके लिए कोई जो आपका इंस्पिरेशन बना हो? सर सबसे बड़े तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमारे मम्मी-पापा ही होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो जी, तो उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी, फ़ोन में उनसे बात किया करते थे, तो उनको काफ़ी मुझ पे ट्रस्ट था सर, कि नहीं तू कर सकता है, टेंशन मत लेकर, अपना आराम से पढ़ाई कर कर के। तो उससे मुझे काफ़ी मतलब जोश मिला कि हाँ, मुझे पढ़ना चाहिए, और मेरे फ़ादर भी सर काफ़ी मेहनत करते थे। जी, मेरे फ़ादर का ऑक्यूपेशन सर एक ट्रक ड्राइवर है मेरे फ़ादर, तो वो जी। काफ़ी मेहनत किया करते थे, तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे जल्द से जल्द कोई एग्ज़ाम निकालना है और अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट करना है। अभी कैसा लग रहा है आपके फादर को? जी, बहुत प्राउड फ़ील कर रहे थे सर, और बहुत खुश थे वो। जी, 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 जी। अभी उनका जो है नाम वो पूरा मतलब ऊपर हो गया होगा कि जी बहुत सर, इस बिल्कुल। बात की हमें भी खुशी है कि आपका जैसे जो राइट कैंडिडेट को जो नीड होती है, जी। वो मतलब एक एग्ज़ैक्ट पॉइंट पे पहुँचे हो आप। जी तो सर। बहुत ही अच्छी बात है। आपके पिताजी को, माताजी को हमारी तरफ से ज़रूर बधाई दीजिएगा। जी, थैंक यू सो मच सर। जी। और आप इंग्लिश के लिए आपका जो मीडियम था ग्रेजुएशन में वो आपका इंग्लिश वाला था या हिंदी वाला था? आपने मतलब क्या था? सर ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तो टोटली इंग्लिश होता है, ओके, लेकिन मेरा 12th का जो बैकग्राउंड है वो हिंदी से रहा है। ओके। तो आप तो जी, सर तो वही इंग्लिश जब मैं पढ़ाया, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है हमारा प्री में, जी। तो उसको जब मैं तैयारी स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी टफ लगता था, क्योंकि एक ग्रामर वाला इंग्लिश अलग होता है सर, और जो हम लोग ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ के जो लिखते हैं वो वो इंग्लिश अलग अलग होता है। अलग होता है, बिल्कुल। जी। तो जब जैसे मैं बाकी कैंडिडेट को भी बताना चाहूँगा कि जब आप जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हुँ, जब आप द हिंदू पढ़ेंगे तो आपको पहले दिन से स्टार्ट बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा। हुँ, मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आता था हुँ, कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो एडिटोरियल लिखा हुआ है। बट हुँ, जैसे मैं धीरे-धीरे एडिटोरियल पढ़ता गया, हुँ। वोकैब याद करता गया, तो 15 दिन के बाद से ही सर मुझे अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट दिखने लग गया, और मुझे समझ आने लग गया कि हाँ, कि यहाँ पे ये वर्ड्स ऐसा होना चाहिए, इस वर्ड्स का मीनिंग ये है। तो ये क्लियर होने लग गया सर। कितना टाइम न्यूज़पेपर पढ़ते थे आप? सर मैं डेली कम से कम 1.5 घंटा तक न्यूज़पेपर पढ़ता था सर। सुबह-सुबह? जी सर। डेली? हाँ सर, डेली का हैबिट बना लिया था। लगभग मैं 3 से 4 महीने मैंने ये काम किया है सर, इंग्लिश के लिए। मतलब संडे भी नहीं कभी छोड़ा था? नहीं सर, संडे भी नहीं छोड़ता था। ओके, ऑनलाइन पढ़ते थे या आपके पास वहाँ पे पेपर आता था? नहीं सर, पेपर तो नहीं आता था। ऑनलाइन मैं पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर लेता था, और ओके, आजकल सर यूट्यूब में काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल हैं, जैसे वाईफ़ाई स्टडी हो गया, और भी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म हैं, तो उनसे मैं एडिटोरियल के वीडियो देखा करता था न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद। ओके। तो आपका प्री में स्कोर कितना था नीरज? सर मेरा प्री में 43 स्कोर था सर।
प्री में 43 था, तो प्री में भी स्कोर आपका जी अच्छा था। मतलब अगर दूसरे जी कैंडिडेट में देखें जो एक्सपीरियंस वाले एक लेके चलते हैं कि 30 बहुत है, जी 35 बहुत है, तो अच्छा था, आप सेफ रहे हो। ठीक जी है। तो जी नीरज, जैसे कि आपने मतलब अपने बारे में पूरा ही बताया, तो कुछ ऐसा पार्ट जो आप बताना चाहें, जो आपको लगता हो कि ये मेरा एक सबसे बेस्ट पार्ट रहा मेरे सिलेक्शन का, मतलब कोई ऐसा जो आपको लगे हो कि अगर कोई कैंडिडेट ये चीज़ मतलब डेली रूटीन में फॉलो कर ले, मतलब मैं डेली जी रूटीन की बात कर रहा हूँ, कि डेली रूटीन में जी सर। अगर कोई ये चीज़ अपनी, जैसे आपने न्यूज़पेपर को हैबिट में ले लिया, है ना? आप मेरा पॉइंट पकड़े कि जैसे न्यूज़पेपर को आपने यस हैबिट में ले लिया, यस सर। वैसे कुछ आप किसी कैंडिडेट को कुछ ऐसा मैसेज देना चाहो कि आप डेली अगर ये करोगे, दिन बाय दिन ये करोगे या कुछ ऐसा, तो आप बताना चाहें तो? सर सबसे पहले जो मैं बताया था पहले वही है कि सबसे पहले हम एक टारगेट फिक्स कर लें कि आज हमको इतना मॉड्यूल करना है, ये सब्जेक्ट में ये चीज़ करना है, और पूरा दिन हम कोशिश करें कि इस टारगेट को हमको अचीव करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरा चीज़, टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि अगर ये चीज़ मैंने खुद ये मुझे लगा कि मैं काफ़ी पढ़ते तो जाता था लेकिन टेस्ट सीरीज में नहीं देखा, तो एक अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम में संभल गया और मैंने टेस्ट सीरीज टेस्ट काफ़ी प्रैक्टिस की सर, क्वेश्चंस की मैंने मॉक टेस्ट में, तो वो मेरे लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट साबित हुआ। उससे मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और क्वेश्चन भी मैंने एग्जाम में देखे कि जो मैंने प्रैक्टिस किए थे उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है। तो कभी ऐसा हुआ कि टेस्ट सीरीज में आपका नंबर कम आया हो और आपका मोरल डाउन हुआ हो और आपको लगा हो कि मैं गया? जी सर, मैक्सिमम टाइम में मेरे साथ ऐसा हुआ है, सिर्फ लास्ट में नंबर थोड़ा सा ठीक ठाक आता था, अच्छा, तो मुझे मतलब लगता था कि नहीं ये मैं ऑप्शन कहाँ है, मैं स्टेज में हूँ अभी करके। ओके। नीरज, आपकी वॉइस ना थोड़ी क्रैश कर रही है। आप इसको दोबारा बोल सकते हो? जी आ, हाँ जी, सर, मैं यही अभी बोलूँगा आया। कि नंबर तो मेरे भी स्टार्टिंग में कम आते थे, जी। तो मुझे हाँ डीमोटिवेशन कई बार मैं फील करता था कि नंबर तो मेरे कम आ रहे हैं, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो हुँ, फिर मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन जैसे समझ नहीं आता था, जो क्वेश्चन नहीं बनता था मैं वापस उस टॉपिक में जाता था और फिर से उस टॉपिक को क्लियर करता था, ओके। और फिर से मैं सर टेस्ट सीरीज देता था, तो धीरे 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 टेस्ट देते देते मेरा काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और फिर क्वेश्चन भी मेरे अच्छे खासे मतलब एग्जाम में कई क्वेश्चन जैसे मैंने देखे थे, जैसे मैंने प्रैक्टिस किया वो क्वेश्चन मैंने देखे एग्जाम में आया था सर स्टैंडर्ड सेम। स्टैंडर्ड सेम था, मतलब कहने का मतलब कि जो स्टैंडर्ड था वो सेम रहा है। सो वहाँ पे आप जो एग्ज़ाम में आपका आप डोले नहीं, मतलब कह दो कि वहाँ पे घबराए नहीं एग्ज़ाम में। आपको फ्रेंडली माहौल लगा, फ़ैमिलियर लगा, राइट? यही कहना चाह रहे हो आप? यस सर, यही करना चाह रहा हूँ। जी, 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 जी। तो और आपने एप्टीट्यूड और रीज़निंग को आपने 4th ईयर में ही कर लिया था। और नीरज, यस एक्चुअल में सच में बताऊँ तो बहुत ज़्यादा खुशी है। इवन अभी तक जितने कैंडिडेट पिछले साल का भी लें और अभी तक लें, तो अंदर से मतलब एक सुकून मिल रहा जी है, एक खुशी हो रही है अपने आप को कि मतलब आज पहली बार मतलब किसी कैंडिडेट या मतलब करते हुए मैं कोई मतलब अभी तक किसी को भी नहीं बोले हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी को वो बोलते हैं, लेकिन आपसे बात करके वाक़या ही, और आपने जो अचीव किया है उसके लिए हमें भी आपके ऊपर प्राउड है। और आप इससे भी अगर मतलब और भी एग्ज़ाम क्लियर करो और कभी भी मतलब जी झुकना नहीं है आपको। आप में बहुत जो है वो मोटिवेशन है और अपने परिवार को आगे यस, लेके थैंक यू जाने की सो आप में मच। साहस है। जी थैंक यू सर। जी, और सर कुछ लास्ट में मैं फाइनली? ये वर्ड जी, बोलना चाहूँगा, जी, जी, लास्ट में बोलिए। एक लाइन बोलना चाहूँगा सर मैं जी। कि जी, 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 काबिल बनो, कामयाबी पीछे-पीछे आएगी, राइट? जी जी सर। यस सर। जी, बिल्कुल, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा नीरज आपसे बात करके। और उम्मीद जी करूँगा थैंक यू कि सो मच सर। जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देखेंगे, वो उनको मोटिवेशन मिलेगा। जी जी, ओके नीरज, आपके पिताजी को मेरी तरफ से प्रणाम बोलिएगा और आपके जी सर, माताजी धन्यवाद को सर। भी प्रणाम बोलिएगा। ठीक है जी नीरज, ओके, नमस्ते, हैव अ गुड डे। थैंक थैंक यू सो मच सर। ओके, ओके नीरज।